हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं वो है मॉडर्न फेज का लेक्चर नंबर 6। जिस तरीके से बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से आपने फोटो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पढ़े होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने देखा आपको समझ आया है। तो उसके कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो होमवर्क डिस्कस करेंगे। फिर डिब्रॉगली वेवलेंथ मैटर वेव के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। एनसीईआरटी में देखोगे तो एक पैराग्राफ है बस, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। लेकिन नीट में 10 साल में 10 क्वेश्चन उससे पूछे गए। उसके मतलब कहीं भी तुम पढ़ लो, इतने पार्ट नहीं मिलेंगे जितने पार्ट में मैं तोड़ के अलग अलग चैप्टर में घुस के बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा? क्योंकि देखो, इसे एक सवाल बनना ही है। तो एक सवाल बनना है तो कम से कम तसल्ली से देख लो कहां कहां पे किस किस सिचुएशन में मैं तुम्हें आज के लेक्चर मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट, हर जगह जहां पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंसेप्ट होंगे वो कराऊंगा। गैसियस एटम का, एटॉमिक फिजिक्स का। तो घबराना मत, हिम्मत रखना, क्योंकि उस जबरदस्त लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ होमवर्क और एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करके दूसरा लेक्चर आपके पास आएगा। वो दोनों लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है। एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा हो गया था, कोई बात नहीं। मैं उस पूरे लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो तसल्ली रखिए, आप परेशान मत होइए। और सेंटर ऑफ मास यकीन मानिए इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है ना कि तुमको लगेगा कि मैंने कुछ नया ट्राई किया था। लेकिन उससे क्या होता है ना कि देखो, साइकोलॉजिकली कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और वैसे भी मैं नहीं चाह रहा कि 1% भी कंटेंट में सेक्रीफाइस करूं। उस तरह के लेवल के सवाल, मैं जेई मेन के सारे सवाल बेवकूफी हूं जो करा रहा हूं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा होता कि मैं 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करता, 1.25 घंटे का सारी थ्योरी पढ़ा के निकल जाता, तुमको पता ही नहीं चलता कि और लेवल क्या होता है कंटेंट का, तुम छोटी छोटी पढ़ के खुश रहते। वो ज्यादा अच्छा होता कि मैं 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके फॉर्मेलिटी पूरा कर दूं। मैं पागल ही हूं जो तुमको जेई मेन का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जे एडवांस के क्वेश्चन करने को लिए दे रहा हूँ। तो तुम्हें लग रहा है कि अरे सर जी इतना हमको नहीं आया समझ, हार्ड हो गया, इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया। तो भाई, कंसेप्ट उस लेवल पे लेके जा रहा हूं, तो हिम्मत रख, लर। नहीं तो ठीक है, मैं बाकी जैसे जैसे होता है बाकी जगह वैसे ही कर देता हूं, 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं, तो ना तुम्हें कंटेंट मिलेगा, तुम खुश भी पूरा रहोगे, ये मेरी गारंटी, मैं खुश कर दूंगा। तो खुश करना मेरे लिए सबसे आसान काम है, मैं कंटेंट ही नहीं पढ़ाऊंगा। अब तुमको पता ही नहीं चलेगा। मैं 10 क्वेश्चन जेईई का कम करा था तो कल के लेक्चर का ड्यूरेशन सीधा आ जाता 1 घंटे 50 मिनट। वो 10-12 क्वेश्चन जो जेईई मेन जे एडवांस करा है उसी वजह से तो टाइम लगा है ना। क्वेश्चन कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर नहीं है पढ़ने की हिम्मत तो बेटा यार क्या ही करोगे। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको रिवाइज कराऊंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। तो ये 2 मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर देख लीजिए। फिर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का लेक्चर आज शाम को आएगा। ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट करिए प्लीज। मैं उस लेक्चर में स्टार्टिंग का पूरा पार्ट रिवाइज करा के ही आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपके होमवर्क थे वो और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल आपको सवाल दिया था, एक सवाल दिया था, एक अ कैथोड ऑफ फोटो सेल इज चेंज सच दैट, मतलब फोटो सेल जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उसके प्लेट को चेंज कर दिया। पहले वर्क फंक्शन था W1, अब वर्क फंक्शन हो गया W2। प्लेट चेंज कर दी, वर्क फंक्शन बढ़ा दिया। लेकिन लाइट की एनर्जी दोनों के वर्क फंक्शन से बड़ी है। तो अगर लाइट की एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी दोनों के वर्क फंक्शन से बड़ी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और उसके बाद बोला कि दोनों में सैचुरेशन करंट I1 I2 है और लाइट की कंडीशन दोनों में सेम है, तो बताओ करंट क्या होगा। एक बात बताओ, करंट क्या होता है? नंबर। और फोटो सेल को चेंज करने का मतलब उसकी वर्क फंक्शन चेंज हुई, एनर्जी वाली टर्म चेंज हुई, तो करंट को क्या फर्क पड़ता है? मान लो पहले 100 फोटोन आ रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, वर्क फंक्शन मान ले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन है, वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला, बता फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितने निकलेगा? हो सकता है 4 निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहां पे 100 फोटोन ही आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आ रहे हैं, वर्क फंक्शन 1 से बढ़ के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बहुत बढ़ा दिया। चल, अभी भी फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जितना 100 फोटोन यहां भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां भी 100 फोटोन उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यस और नो? हाँ सर, सेम ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों केस में अगर बराबर है तो करंट की वैल्यू बराबर। करंट नंबर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। दैट्स इट। बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एफ एंड इंटेंसिटी इज आई, लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है और इंटेंसिटी आई है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज ई। नाउ फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सर एनर्जी डिपेंडेंट और काइनेटिक एनर्जी एनर्जी डिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी क्या किया है? डबल, तो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए डबल। अरे प्रोपोर्शनल होता है दोनों,
तो बस डबल 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 और यहां पे हो जाएगा स्कैम, गलत है, ये आंसर आएगा। अब क्यों आएगा जरा सोचिए, जरा सोचिए। एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर डिपेंडेंसी में फर्क होता है। चलो देखो, तो फ्रीक्वेंसी डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या डबल नहीं होगा? नहीं होगा। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, उस समय इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल करी, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या फोटोन की एनर्जी डबल हो जाती है? हाँ। तो सर फोटोन की एनर्जी जब डबल हो जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी तो डबल हो जाएगी। नहीं, देखो, जैसे मैं y इज इक्वल टू वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स बोलूं ना, तो x डबल करने से y डबल होगा, ये प्रोपोर्शनल साइन होता है। लेकिन y इज इक्वल टू मैं mx प्लस सी बोलूं तो x डबल होने से y डबल हो, जरूरी नहीं है। इसको कहते हैं लीनियर डिपेंडेंसी और इसको कहते हैं एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। सर नहीं समझ में आया, चलो एक काम करते एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जब फ्रीक्वेंसी f था, f फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, लाइट के फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फोटोन की कुछ एनर्जी होगी। मान लो एनर्जी मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एग्जांपल मान लिया हमने। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडियल कंडीशन में कोलिजन ना हो तो कितनी होगी? तो जितना फोटोन आया उसमें से इतना खर्च हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। अब मैं अगर तुमसे बोलूं फ्रीक्वेंसी f पर इतना था, तो 2f पर कितना होगा? सर फ्रीक्वेंसी डबल तो फोटोन की एनर्जी तो डबल होगी, तो 3 से हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन तुम्हारा 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? सर 6 में से 2 जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 4 हो गया? मोर देन डबल हुआ कि नहीं हुआ? तुम कोई भी डाटा लेके इसको वेरीफाई कर सकते। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूं। एफ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मान लो फोटोन की एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड यहां पे वर्क फंक्शन मैं लेता हूं 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है? सही तो ज्यादा आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड। अब जब फ्रीक्वेंसी एफ थी तो एनर्जी ऑफ फोटोन 6 था, अगर मैं डबल फ्रीक्वेंसी कर दूं तो फोटोन की एनर्जी डबल होगी, 6 से क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन तूने कितना बोला था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी बोल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? सर अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च होगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे देख 5 से 11 मतलब 5 गुना 10 से भी डबल, मोर देन डबल। बताओ मजा सा आ गया कि नहीं? सर बात तो आपकी एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एफ एंड इंटेंसिटी आई, लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है, इंटेंसिटी आई है, ठीक है। द सैचुरेशन करंट इज आई, उसमें सैचुरेशन करंट तुम्हारा क्या है? करंट क्या है? आई है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, करंट आई है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम्स डबल, देन सैचुरेशन करंट विल बी। अब रुक जा, ऐसा सवाल आज तक नीट और जेईई में नहीं आया। क्यों? बात समझ सकता है, वहां पे सिर्फ इंटेंसिटी का मतलब नंबर समझते हैं, लेकिन यहां पर समझ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को डबल किया। अब रुक जा, इंटेंसिटी बराबर NHF बाई 80 होता है, ठीक है। अब जब तूने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो इंटेंसिटी तो अपने आप डबल हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी के डबल होने से इंटेंसिटी डबल हो गई होगी। अच्छा बताओ इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है? हाँ है। एक बात बताओ, नंबर ऑफ फोटोन यहां से क्या बनेगा पर सेकेंड? सर IAT बटा HF। अब मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी मैंने डबल किया, अब फ्रीक्वेंसी डबल किया, तो बताओ नंबर ऑफ फोटोन क्या रहेगा? सेम। अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेगा तो करंट तुम्हारा क्या रह जाएगा? सेम। अगर सवाल ऐसा आता है तो आपको यही टिक करना है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? यही टिक करना, हालांकि नहीं आएगा लेकिन ऐसा आता है, और तो आपको ये ऑप्शन टिक करना, यही सही है बेटा, डेफिनेशन और कंसेप्ट यही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एफ एंड इंटेंसिटी आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एफ, इंटेंसिटी आई, देन सैचुरेशन करंट आई है, ठीक है, इंटेंसिटी आई है और सैचुरेशन करंट भी आई है। नाउ इंटेंसिटी बिकम्स डबल, देन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला, कह रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी सिर्फ डबल करी, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हैं, तो ये तुम्हारा डबल हो जाएगा। यहाँ पे मोर देन डबल का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं आता, सीधा प्रोपोर्शनल टू नंबर होता है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, है ना, प्रोपोर्शनल साइन के साथ यहाँ पे चलता है डायरेक्ट। वर्क फंक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी 1:1, 1:1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लोप तो h/e होता है। द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द टू मेटल सरफेस A एंड B हैविंग वर्क फंक्शन इतना इतना इन मीटर। अच्छा, अरे लल्लू सवाल, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब पहले का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दूसरे का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफरेंस पूछा है और उनके वर्क फंक्शन दिया है। तो देखो फाई इज इक्वल टू SC बाई लेमडा नॉट होता है, तो लेमडा नॉट क्या होगा? SC बाई फाई। तो पहले का लिखोगे तुम SC बाई फाई 1 माइनस SC बाई फाई 2। SC की वैल्यू लिख सकते हो, अच्छा SC की वैल्यू देखो दे दिया 1242, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, मतलब नीचे नैनोमीटर रखना, तो ये तुम्हारा फाई है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
माइनस 1242/4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन कट गया, यहां से आ जाएगा तुम्हारा लेमडा 01 माइनस लेमडा 02, 1242/9 और 1242/4.5। एलसीएम ले लो, ये तो और आसान हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, ठीक है साहब। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल हैज द वेवलेंथ लैम्डा, तो लाइट जो गिरा उसका वेवलेंथ है लैम्डा, मतलब सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन फाई बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। यही तो फॉर्मूला लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई, कही तो तुम्हारा ई हो गया, वर्क फंक्शन फाई हो गया और वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। टू डबल द काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव वेवलेंथ। अच्छा, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी डबल करना है, तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? वैसे तो हाफ, लेकिन हाफ आंसर नहीं होगा। अब देखो, मान लो कि वेवलेंथ हम लेमडा डैश डालते हैं, तो वर्क फंक्शन फाइव प्लस एनर्जी डबल दिया हुआ कंडीशन में, तो 2 ही डाल देते हैं, हो गया। अब मुझे लेमडा डैश तुमको चाहिए, ऑप्शंस पूरा देखो ध्यान से, कहीं पे तुमको 5 दिया हुआ है नहीं, तो 2 इक्वेशन है, हाँ, लेमडा डैश लेमडा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब इस ऐसे करो, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 में से एक घटाओ, तो इसमें से घटाओगे तो ये होगा एस सी बाई लेमडा डैश माइनस एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, 2 इक्वेशन है, 5 प्लस 2e माइनस 5 माइनस यही लिखोगे, 5 से 5 कट गया, 2e में से ही जाएगा तो e बचेगा, e इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा डैश प्लस एच सी बाई लेमडा। तुम्हें लेमडा डैश चाहिए तो एस सी बाई लेमडा को उधर ले जाओ, तो एस सी बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू ई प्लस एच सी बाई लेमडा। अब यहां पे क्या कर लो, एलसीएम ले लो इधर, तो उधर हो जाएगा तेरा एस सी बटा लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा लोगे तो लेमडा ई लेमडा प्लस एच सी। अब तुम्हें लेमडा डैश चाहिए तो लेमडा डैश को यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच सी लेमडा, ये लेमडा है एस सी लेमडा ई लेमडा प्लस एच सी। बकलोली है फालतू की, देखो आगे आंसर तुम्हारा लेमडा डैश इज इक्वल टू एस सी लेमडा, लेमडा डैश इज इक्वल टू एस सी लेमडा बटा ई लेमडा प्लस एस सी। देख रहे हो, अब जेई वाले और क्या करेंगे तो क्या करेंगे, यही खुराफात करेंगे और क्या ही कर लेंगे। जेई वाले ज्यादा करेंगे तो क्या ही कर लेंगे, यही खुराफात करेंगे। तो यहां पे मैंने आपको 8-10 सवाल दिए थे, वो सारे बेटा मैंने आपको कराए। अगर आप देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और भी मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे 4 लेक्चर ही हुए हैं, एक ज्यादा बड़ा भी था सॉरी, लेकिन उसमें लगभग लगभग हमने 60-70 सवाल कर लिया, 60-70-80 सवाल कर लिया, ठीक है। अब आओ हम पढ़ते हैं डिब्रोगली वेवलेंथ। तो लाइट में पूरी भसर मची हुई थी कि लाइट आखिर है क्या। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए 15-20 मिनट लेकर समझाया था लाइट है क्या। लाइट क्या है बताओ, लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो लाइट ना तो रे है, ना तो वेव है, ना तो पार्टिकल है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कभी कभी रे की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह। और उनका बिहेवियर किस बात पे डिपेंड करता है, सर वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर लाइट घूमते घूमते मेरे सामने आ गया, एकदम बदतमीज से बोला है कौन हट रहा है, रे की तरह बिहेव करूंगा तेरे लिए, एकदम निर्दयी हो जाता है लाइट मुझे। कमेंट करके सर सभी लोग बताएंगे प्लीज कि सर आपको देख के लाइट निर्दयी हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को देख के शर्मा के पार्टिकल बन जाता है। यस, तो लाइट जब एमआर को देखता है एकदम निर्दयी बन जाता है, बोला छेद दूंगा सीधा चलूंगा, एकदम थोड़ा भी इधर उधर नहीं मुड़ता है लाइट। मुझे जब से लाइट देखता है ना, मुझे मैं क्या अपना कहानी बताऊं तुमको, मुझे शर्म आ रहा है बताते हो कि लाइट जब भी मुझे देखता है मुंह घुमा के भी नहीं पलटता, इधर उधर भी मुंह घुमा के नहीं देखता, मुझे सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है छेदते हुए। कहता है क्यों, क्योंकि मैं बड़ा पार्टिकल हूं, उसके वेवलेंथ के कंपेयर में मेरी डायमेंशन बड़ी है, तो लाइट सीधा मुझे देख के मुंह फेर के चला जाता है स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा भी इधर उधर नहीं घूमता। लेकिन वही लाइट को एकदम टीनी होल मिल जाए, छोटा सा छेद मिल जाए, एकदम मुड़ मुड़ के उछल उछल के मजे लेता है वेव बन के। और जैसे लाइट को इलेक्ट्रॉन मिल जाए वैसे लाइट शर्माता है, बोलता है मैं तो तुम्हारे लिए बनी हुई हूँ फोटोन, और इलेक्ट्रॉन के लिए फोटोन बन जाता है। समझ में आया? हाँ सर, बात समझ में आया तो कमेंट करके अगर आपको फील आया तो जरूर बताइएगा कि एमआर को देख के लाइट निर्दयी बन जाता है और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को देख के फोटोन बन जाता है शर्मा के। अब आगे सुनिए, अब लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड लाइट ने क्या शो किया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड। और लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड लाइट ने क्या शो किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव से एक्सप्लेन नहीं होगा, और इंटरफेरेंस पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा। इंटरफेरेंस वेव से हो जाएगा, पार्टिकल से नहीं होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से होगा, वेव से नहीं होगा। मतलब लाइट के 2 अलग अलग बिहेवियर है और 2 अलग अलग फेनोमेना है। तो लोग कंफ्यूज है कि लाइट ड्यूअल नेचर रखता है। तभी एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डिब्रोगली, वो कहता है सिर्फ लाइट ही नहीं,
दुनिया का हर पार्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दुनिया का हर चीज एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी। तुम एनर्जी, मैं एनर्जी, पड़ोसी एनर्जी, कलुआ एनर्जी, पिंकी एनर्जी, सब एनर्जी, सब फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दैट हैव ड्यूअल नेचर, वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि मैं किसको देख के शर्मा के पार्टिकल बनूंगा या वेव बनूंगा, वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसा बिहेवियर मेरा तुम्हारे सामने है, क्या मेरा बिहेवियर मेरे अकेले में भी वही होगा? नहीं। तो हम सब एनर्जी है, लेकिन हमारा बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। तो आइए जरा और डिटेल में समझते हैं। देखिए लाइट, तो लाइट का ड्यूअल बिहेवियर होता है। लाइट वेव नेचर शो करता है और वेव नेचर के बेसिस पे उसका फेनोमेना आता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर से नहीं कर सकते। और लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन में अभी आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल इससे नीट में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं डिब्रॉगली, वो कहते हैं सुनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट के लिए, नेचर लव सिमेट्री। नेचर सबको प्यार करता है और नेचर को सिमेट्रिसिटी पसंद है। सिमेट्रिसिटी क्या? तुम अपने अपने आप को, चलो अपने आप को देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम अपने आप को मत देखना, मुझे ही देखो, है ना, मुझे देखो ध्यान से। पीछे ब्लैक स्क्रीन लगा देता हूं, अच्छे से देखना, ध्यान से देखो एकदम, मेरे आंखों में एकदम देखो ध्यान से, मेरे शक्ल पे, मेरे बॉडी पे एकदम ध्यान से देखो। देखो क्या दिखा? क्या दिखा? मेरे आंखों में देखो, मेरे शक्ल पे देखो, जितना मैं देख पा रहा, जितना तुम मुझे देख पा रहे हो उतना देखो। सर, दो आंखों से कितना देखा जा सकता है? दो आंखों से कितना देखा जा सकता है? जितना देखा जा सकता है उतना तो देख लिए, तो बताओ क्या पता चले? बताओ तुम्हें, तुम मुझे देख के क्या पता लगा? सर, बताओ ना, कुछ तो पता लगा होगा मुझे देख के। मैं बहुत सिमेट्रिक इंसान हूं। इस वर्टिकल लाइन खींच लो, इस वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ देखो, मेरा जैसा कान ये वैसा ही कान ये है, जैसा आंख है वैसा आंख ही है, जैसा नाक है वैसा नाक है। ये कितना सिमेट्रिक बनाया भगवान ने। देखो ऐसे देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं, देखो दोनों हाथ देखो, मेरे एकदम सिमेट्रिक है। तुम अपने आप को मत देखना, तेरा तो चेहरा ही सब थोड़ा भगवान से भी कभी गलती हो जाती है, तो तुम अपने आप को मत देखना। लेकिन दुनिया में तुम अपने आप को छोड़ के किसी भी चीज को देखो, सब सिमेट्रिक है। जैसे पेड़, पेड़ का पत्ता, आसमान, हर चीज सिमेट्रिक बनाया भगवान ने। कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली का शकल भी सिमेट्रिक है। कुत्ता बिल्ली का भी शकल सिमेट्रिक है। तो भगवान को सिमेट्रिसिटी बहुत पसंद है, मतलब नेचर को सिमेट्रिसिटी बहुत पसंद है। तो डिब्रॉगली ने इस बात पता करी, डिब्रॉगली ने स्टेटमेंट बोला, इसने बोला, डिब्रॉगली भाई साहब, डिब्रॉगली ने स्टेटमेंट बोला, नेचर लव सिमेट्री। और सिर्फ लाइट ही नहीं, दुनिया का हर पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है। और दुनिया के हर पार्टिकल के लिए उन्होंने बोला कि एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स, एवरी मैटर in this universe have dual nature, in this universe have a dual nature. It sometime behave as particle, sometime as a wave, sometime वो कैसा बिहेव करता है? वेव की तरह बिहेव करता है। तो every matter in this universe have a dual nature. Sometime behave as a particle and sometime it behave as a wave. कभी कभी वो पार्टिकल और कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो लोगों ने बोला कि कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, हाँ, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? तो डिब्रॉगली वेवलेंथ ने कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट ये किसके लिए? मैटर के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, मैटर, मेरे तुम्हारे लिए। ये फोटोन के लिए नहीं है, फोटोन पार्ट मैटर नहीं है ना, फोटोन मासलेस पार्टिकल होता है, रेस्ट मास उसका 0 होता है। तो ये जो डिब्रॉगली वेवलेंथ ने कंसेप्ट दिया था, वो लाइट के लिए नहीं दिया। बोला कि कोई भी मैटर जो पार्टिकल होता है ना, तो सर लाइट का वेवलेंथ नहीं होता, फोटोन का वेवलेंथ नहीं होगा, फोटोन ईएम वेव नहीं, वो है, वो अपने कंसेप्ट से चलेगा, वो प्रियंका चोपड़ा से चलेगा, ये अलग है, डिब्रॉगली चलेगा। अगर तुम बात करते हो फोटोन के लिए, तो देखो ये जो मैंने बातें बोली है ना, एक्चुअल में अगर मैं नहीं बोलता और आसानी से सब कुछ मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के चला जाता, तो आपको सवाल करने में दिक्कत आती है, और मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो पहले मैं जो जहां दिक्कत आती है वही समझा दो। देख, अगर मैं फोटोन की बात करूं, हालांकि दोनों का फॉर्मूला मैथमेटिकल दिखने में सेम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली दोनों सेम हो जाए, बहुत अलग है। फोटोन के लिए डिब्रॉगली का कंसेप्ट नहीं लगता, वहां प्रियंका चोपड़ा लगती है। तो फोटोन के लिए प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, कमेंट करके बताइए सर, फोटोन के लिए प्रियंका चोपड़ा और मैटर के लिए डिब्रॉगली। फोटोन के लिए प्रियंका चोपड़ा, मैटर के लिए डिब्रॉगली। फोटोन के लिए प्रियंका चोपड़ा, मैटर के लिए डिब्रॉगली। तो जैसे फोटोन की बात होगी तो प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, ओके सर। सर फोटोन की एनर्जी को हम एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं? लिखिए,
इज इक्वल टू पी इंटू सी आ जाएगा। हाँ, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, लेमडा इज इक्वल टू सी से सी कट गया, लेमडा को यहाँ ले जाओ, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी आ गया, लेमडा उधर चल एच बाई पी आ गया। अच्छा एच बटा पी, पी को क्या लिख सकते हैं सर, पी को मास इंटू वेलोसिटी, बस यही गलती कर दी ना, ये फोटोन है, फोटोन के मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखते बोलो, तो फोटोन के मोमेंटम को लिख सकते ई बाई सी, तो इसको लिखोगे ई बाई सी, सी ऊपर चला जाएगा, ई आएगा। तो वेवलेंथ कितना होता है एस सी बाई ई या एच बाई लेमडा। तो फोटोन की वेवलेंथ में भले ही एच बाई पी तुमको दिख रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस अलग है, इसके मोमेंटम को हम लिखते ई बाई सी, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो पी को क्या लिखेंगे ई बाई सी। तो देखो वेवलेंथ क्या आ रहा है सी बाई, ये तरीका है तुम्हारा लिखने का, ऐसे समझो, ऐसे समझो। फोटोन के लिए E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा होता है, हाँ लेमडा को यहाँ ले जाओ, तो लेमडा इज इक्वल टू एस सी बाई ई आ गया। अच्छा हाँ सर ये तो बड़ा बढ़िया है। अच्छा फोटोन के लिए हमेशा एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा आप याद रखिए, अगर ई को पी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी मान लो मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी पार्टिकल अगर v स्पीड से चल रहा है तो डी ब्रॉगली ने बोला कि उसका वेवलेंथ होगा h बटा p के प्रोपोर्शनल, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, ठीक है सर h बाई पी। सर वहां भी तो h बाई पी आ रहा था, देखो यहाँ पे h बाई पी नहीं आ रहा था, देखो ई को आप क्या लिख सकते हो पीसी, देखो ई को क्या लिख सकते हो पीसी, तो एच सी और ई को लिख सकते हो पी इंटू सी, तो तुम्हारा सी से सी कट गया एच वाई लेमडा, सर यहाँ भी एच वाई लेमडा है, लेकिन अभी डिफरेंस तुमको समझ में आ जाएगा, वो मैथमेटिकली दोनों सेम दिखता है इसलिए तो बच्चा गलती करता है। अब देखो आगे, तो किसी मैटर के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लेमडा इज इक्वल टू एच वाई पी, ठीक है। पी को हम एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं सर, पी को मैटर के लिए एक पार्टिकल के लिए पी को लिखते हैं रूट अंडर 2m के, ये आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा हो, हाँ सर। किसी भी मैटर के लिए मोमेंटम होता है रूट अंडर 2m के, यस और नो सर, रूट अंडर 2m के, तो ये रूट अंडर 2m के ही है। तो अब देखो किसी भी पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, जबकि फोटोन के लिए देखो क्या है लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आ रहा है। बताओ फर्क समझ में आ गया? चलो मैं पूरा ही फिर से बताता हूं, पूरा ही फिर से बताता हूं, 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। देखो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि अगर कोई मैटर है एम मास का और v स्पीड से चल रहा है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा h बटा p, जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है और p उसकी मोमेंटम, ये प्रॉपर फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं बताया डी ब्रॉगली ने, तभी डी ब्रॉगली के इस थ्योरम को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला उन्होंने नहीं बताया, सीधा लिख दिया, सॉरी डेरिवेशन नहीं बताया, सीधा फॉर्मूला लिख दिया। तो मैटर के लिए फॉर मैटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। अच्छा पी को हम क्या लिख सकते हैं सर, पी को लिख सकते हैं रूट अंडर 2m ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 2m ऑफ ई, क्लियर है? हाँ सर, तो ये तुम्हारा आ गया। अब फोटोन के लिए हम ये नहीं लगा सकते, लिख दिया, क्योंकि फोटोन के लिए आप जब पढ़ते हो फॉर फोटोन, फॉर फोटोन, तो फोटोन के लिए एनर्जी बराबर होता है एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, ई को नीचे रखो, तो यार है एच सी बाई ई। अब देखो डिब्रॉगली वेवलेंथ में वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ई आया था, और यहां पे फोटोन के लिए जो वेवलेंथ है उसमें नीचे डायरेक्ट ई आ रहा है, फर्क समझ में आया? हाँ। अब भले यहां पे एनर्जी बराबर आप लिख सकते हो प्रियंका चोपड़ा, पीसी बराबर ई, ठीक है। तो यहां पे आप ई को पुट कर दो पीसी, तो एच सी डिवाइडेड बाई ई को कर सकते हो पीसी, पीसी पुट कर दो, सी से सी कट गया, ये भी एच बाई पी आ गया, तो वेवलेंथ बराबर एच बाई पी यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा, ठीक है। कितने लोगों को पहली बार ये डिफरेंशिएशन समझ में आया और इस पर खूब भर भर के सवाल पूछे, तो गलती आपसे नहीं हो इसलिए मैंने बहुत आराम से 3 बार बताया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ डायरेक्टली h बाई पी, और ये मैटर है, कोई पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन यही तो आपने पढ़ा है, तो p बराबर रूट अंडर 2m के ही लिखेंगे। तो यहाँ पे वेवलेंथ रूट अंडर e के प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन रूट ई के, वेवलेंथ 1 अपॉन रूट ई के प्रोपोर्शनल है, जबकि फोटोन के लिए जो वेवलेंथ होता है 1 अपॉन ई के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? चलो अब यहां पे समझना कि ये ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये तो ना तो ट्रांसफर है, नॉट अ ट्रांसवर्स नॉर लॉन्गिट्यूडनल, ये मैटर वेव है, बस ये मैटर वेव है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का कंसेप्ट नहीं होता है। अच्छा कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, इसको एक्सटर्नल किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वैक्यूम में भी चल सकता है। जैसे इसकी स्पीड कैन बी बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसकी स्पीड उन्होंने 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी मान लिया, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा पॉसिबल है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की स्पीड 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, एनसीईआरटी की चीजें मैं आपको बताया। सर मजा आ गया। अब चलिए अब एक एक करके समझिएगा। पहला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, क्या आपने एच वाई पी पढ़ा? अगर आपको पार्टिकल की मोमेंटम पता है
डायरेक्टली एच बाई पी होगा, जहां पे एच है प्लैंक कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला, हम क्या पी को एम भी लिख सकते हैं? सर पी को एम भी लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर कह सकते हैं मोमेंटम को अच्छा यहां पे ई बराबर प्रियंका चोपड़ा मत लगा देना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैटर के लिए है, मैटर का मोमेंटम पी बराबर एम भी होता है। ओ सर ये वाली बात है, हाँ ये वाली बात है। चलिए तीसरा देखिए, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच बटा पी को रूट अंडर 2m के ही बोल सकते हैं? हाँ सर रूट अंडर 2m के ही बोल देंगे, और ई तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है तो सीधा लिखो ना रूट अंडर 2m ई। तो मैटर के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये आता है। सर ये तो बड़ा आसान आसान चीजें बताई आपने, बिल्कुल आसान आसान चीजें बताई। अब देखिए चौथी बात, चौथा केस देखिए, इफ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन या रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, चार्ज क्यू को कहां रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अच्छा ठीक है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने रिलीज किया है चार्ज को यहां पे रेस्ट में रखा है, वी वेलोसिटी 0 रखा है, ठीक है सर। अब बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? सर क्यूई लगेगा। अब क्यूई जो फोर्स लगेगा, क्या इसको मोमेंटम डेवलप करा देगा? सबसे पहले ना स्पीड के बारे में मत सोचो, मोमेंटम सोचो, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में डायरेक्टली मोमेंटम है। हाँ सर, तो मोमेंटम के बारे में सोचते हैं, आइए मोमेंटम के बारे में सोचते हैं। तो इसके मोमेंटम के बारे में सोचेंगे तो सिंपल सी बात है, चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है एफ डॉट डेल्टा टी। यस और नो? सर सही है। तो टी टाइम के बाद इसकी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी क्यूई इंटू टी होगी। इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो टी टाइम पे उसकी मोमेंटम कितनी आ गई? क्यू ई टी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है एच बाई पी। हाँ, तो टी टाइम पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा टी टाइम का मोमेंटम, टी टाइम का मोमेंटम इसका एच बटा क्यू ई टी। और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका घटता जाएगा? हाँ। क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज आ रहा है? अरे वाह सर, एकदम मजा बांध दिया आपने। देखो केस देखो सर, बहुत बढ़िया। पांचवा केस देखो, इफ चार्ज q is projected parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैंने प्रोजेक्ट किया। अगर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट किया, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस q चार्ज पार्टिकल को u नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो घबराने की बात नहीं है सर, इधर ही इस पर फोर्स लगेगा QE, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा फोर्स QE इंटू टाइम t। अब फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू ई टी। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? सर इनिशियल मोमेंटम m, मान लो चार्ज पार्टिकल का मास m है, तो m इंटू यू नॉट बराबर क्यू ई टी। तो फाइनल मोमेंटम आपका आ जाएगा क्यू ई टी प्लस एम यू नॉट। ये मोमेंटम निकाल दिया आपने? हाँ सर, पूरा मोमेंटम लिखना पड़ेगा क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था h बटा मोमेंटम। तो किसी टी टाइम का मोमेंटम लिख दो, तो h बटा क्यू ई टी प्लस एम यू नॉट। टाइम के साथ इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अब यहां तक आपको समझ में आया? हाँ सर, अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करता तब? छठा देखिए, चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कम प्रोजेक्ट किया है। अरे हाँ गुरुजी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने भेज दिया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज क्यू को मैंने ऐसे फेंक दिया। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ है, मैंने इसको जे की तरफ फेंका। कोई बात नहीं, तुमको ना सिर्फ इतना सोचो कि इसकी एक्स एक्सिस में फिर वेलोसिटी कितनी है? 0, एंड वाई में वेलोसिटी मैंने कितनी दी? इतनी। तो टी टाइम के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा ये बताओ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए चाहिए h बाई पी। हाँ, h बाई पी, तो टी टाइम पे मोमेंटम लिख लोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा। टी टाइम पे मोमेंटम क्या होगा? सर h बटा टी टाइम पे मोमेंटम होगा, y में तो फोर्स लग नहीं रहा, तो y में मोमेंटम सेम रहेगा सर, एम यू जे कैप, और x एक्सिस में आ जाएगा क्यू ई टी आई कैप। सर ये बन जाएगा। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा h बटा रूट अंडर क्यू ई टी का होल स्क्वायर प्लस m इंटू यू का होल स्क्वायर। अब यहां पे दोनों में क्या फर्क है? यहां पे जिधर फेंका है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू और टी टाइम के बाद फोर्स इंटू टाइम में इतना मोमेंटम चेंज हुआ है, क्यू ई टी प्लस एम यू सेम डायरेक्शन में आएगा। ये आई कैप ही लिखोगे आप। यहां पे परपेंडिकुलर फेंका है, तो परपेंडिकुलर दोनों को अलग अलग सोचो। वाई एक्सिस में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, एक्स एक्सिस में फोर्स लगा, तो एक्स एक्सिस वाली मोमेंटम एंड वाई एक्सिस वाली मोमेंटम एज इट इज रखी, दोनों को ऐड कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इसी में तुम कह सकते हो सर पीछे फेंके, तो पीछे फेंके तो यहां पे
इनिशियल मोमेंटम आ गया लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है तो माइनस क्यूईटी आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाता, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ समझ में आएगी नहीं? और ये सब इतने अच्छे से आपने पढ़ा हुआ कि देखो मजा आ गया होगा आपको। अब देखो, इफ चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दिया। 1 मिनट सर जी, चार्ज क्यू लिया और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दिया। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के इसको पैरेलल फेंक दिया तो सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा H/P, और अगर चार्ज पार्टिकल का मास m है तो P को लिख देंगे mu और ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल चलते हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगा। अच्छा गुरु, ओके ओके ओके, समझ गया तो बड़ा आसान निकला सर। यस। अब 8वां देखो, इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फील्ड, तब क्या होगा सर? तब आपको ना ऐसे निकालना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा QVB, और वही QVB उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अंदर में चार्ज पार्टिकल को फेंकते हो तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो इस सर्कुलर पाथ पे इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी? हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कैसे निकालो? देखो, तो ये फोर्स बराबर mv² बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये v से v² कटेगा तो v बचेगा। वे अगर QB है, r इधर ले गया, इज इक्वल टू m इंटू v को p कह सकते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया H/P, और H/P को लिखेंगे QBr, हो गया। तो इतना आसान था। हाँ, इतना आसान था, सोचो। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इस सिनेरियो में। सर मजा आ गया। अभी देख 9, चार्ज इज एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डेल्टा V इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा V पोटेंशियल से चार्ज को एक्सिलरेट कर दिया तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? सब में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही निकाल रहे हैं। तो देख भाई, अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल को तुम डेल्टा V पोटेंशियल से एक्सिलरेट करते हो तो उसके काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो होता है Q इंटू डेल्टा V। याद करो, हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम क्या लिखते हो सर? H/P, और P को क्या लिख सकते हो? √2m Ke। K को क्या लिख सकते हो? सो H/√2m Ke को हम लिख सकते हैं Q डेल्टा V। और याद करो, इसी तरीके से कन्वर्ट करके हमने एक फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से कन्वर्ट करके हमने एक बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद करो। यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई भी चार्ज पार्टिकल को तुम डेल्टा V पोटेंशियल से एक्सिलरेट करो। सर यहां पे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अबे एक्सिलरेट किया, इसको रेस्ट में रख के यहां से छोड़ा है, तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पे गेन कर लेगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Ke-0 ही आएगा। याद करके बताओ, ये एग्जैक्टली सेम सिनेरियो, सेम फॉर्मूला इसी पैटर्न पे कहां आया था? 2 बार आ चुका है। कहां? जब तुम एक चार्ज को डेल्टा V से एक्सिलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या होगा? और चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो डेविएट करता है, तो अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो डेविएशन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में लिखा था और काइनेटिक एनर्जी को Q डेल्टा V में रिप्लेस किया था। और मैग्नेटिज्म में भी जब चार्ज पार्टिकल का रेडियस लिखा था तो रेडियस के फॉर्मूले में भी एनर्जी आया था, जरा बता दूं मैं। R बराबर mv/qb पढ़े हो? हाँ, क्या mv को p/qb पढ़े हो? क्या p को √2m Ke/qb पढ़े हो? और इसी फॉर्मूले में याद करा रहा हूं, बस इसी फॉर्मूले में तुमने ये भी पढ़ा है, √2m Ke को तुमने Q डेल्टा V लिखा है बटा QB, पढ़े हो? हाँ सर, ये तो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पूरा फुल मारता है तब। सर आधा मारता है तो भी तो रेडियस इतनी ही डिफाइंड हो गए। हाँ, अरे वाह बेटे, सर क्वार्टर में भी रेडियस तो इतनी आएगा। अरे मजा, याद कर। हाँ सर, तो वहां पे क्या किया तूने mv को p बोला, p को √2m Ke बोला, Ke को QB बोला, वही तो काम किया यहाँ पे, सेम पैटर्न में चल रहा है। हाँ सर, चलो अब नेक्स्ट देखो 10वां। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10 पार्ट करा दिए तुम्हें, ठीक है? 10वां देखो, अच्छे समझना फोकस से। क्या? इफ गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, मान लो कोई गैसियस मॉलिक्यूल T टेम्परेचर पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो? 3/2 kBT। हाँ सर, ये लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में।
अगर मोनोटॉमिक गैस है तो, ठीक है। अब देखो de Broglie वेवलेंथ H बटा P को लिख सकते हैं रूट अंडर 2m और काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल का हम ले सकते हैं रूट अंडर 2m की वैल्यू बोलो तो 3/2 kBt। यस यस, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा H डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3m kBt। अरे बाप रे, तो सर ये de Broglie वेवलेंथ गैसियस मॉलिक्यूल का रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। यस, रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। तो मजा आ गया। अभी तो कहां, अभी और समझ। इफ इलेक्ट्रॉन is in nth orbit of हाइड्रोजन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में है तो उसकी de Broglie वेवलेंथ क्या होगी? देन देयर de Broglie वेवलेंथ। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात इसमें तो ये समझो कि उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है 13.6 डिवाइडेड बाई n² माइनस साइन के साथ। और काइनेटिक एनर्जी जितना टोटल एनर्जी है एटम में आपने पढ़ा उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। de Broglie वेवलेंथ होता है H डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 डिवाइडेड बाई n²। बताओ, तो मजाक लो मास्टर। यस, देखो कितना आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया, एकदम सही है। अभी देखो 12 नंबर केस देखना, 12 नंबर केस देखना। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डेल्टा वी, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सिलरेट कराया, तो वही फॉर्मूला जो 10 नंबर वाला था। वो क्या था सर? लेमडा इज इक्वल टू था H बटा रूट अंडर 2m के ही। हाँ सर, रूट अंडर 2m के ही था। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सिलरेट कराया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा वी। अब मुझे बताओ H की वैल्यू तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। हाँ सर, और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? इसको 10 का पावर माइनस 30 kg लिख सकते हो लगभग। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ये डेल्टा वी पोटेंशियल की वैल्यू नहीं थी। अब इस सारे डिजिट को सॉल्व करके जब मैं निकालता हूं तो ये आता है 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डेल्टा वी। अरे वाह, ये तुमको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू सारा पुट करके कहां सॉल्व करोगे, या तुमको जरूरत पड़ती है तो लिख लो। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डेल्टा वी से सिलेक्ट कराया तो de Broglie लेमडा आया, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूं तो de Broglie वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तब तो एग्जैक्ट ये रिलेशन नहीं निकालना, यही देखना है, यही बराबर क्यू डेल्टा वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेल्टा वी है तो de Broglie वेवलेंथ लेमडा है। अगर इसको डबल करोगे तो रूट के अंदर है तो रूट 2 टाइम्स कम हो जाएगा और इसको डबल करने से लेमडा कम ही होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा सर, इसी इलेक्ट्रॉन के जगह पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल को सिलेक्ट करा दूं तो? इफ अल्फा पार्टिकल एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से मैंने किसको एक्सिलरेट करा दिया? अल्फा पार्टिकल। अगर मैं डेल्टा वी से अल्फा पार्टिकल को एक्सिलरेट करा दिया, किसको करा दिया? अल्फा पार्टिकल को एक्सिलरेट करा दिया, तो उसकी de Broglie वेवलेंथ लिखोगे H बटा रूट अंडर 2, क्योंकि हमें पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा हो जाएगा बेटा 2e इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। इसको सॉल्व करके आता है 0. सबसे कम होगा 101 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डेल्टा वी। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को कंपेयर करो, अभी मैं तुमको ये सारा डेटा दिमाग में सेट करा दूं, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो तो किसकी मास कम है? सर इलेक्ट्रॉन की, तो मास कम तो de Broglie वेवलेंथ ज्यादा, और अल्फा की मास ज्यादा तो de Broglie वेवलेंथ कम, चार्ज ज्यादा अल्फा पार्टिकल का तो de Broglie वेवलेंथ और कम, तो सबसे कम आता है सारे पार्टिकल्स में अल्फा का। अगर इसी केस में तुम प्रोटॉन यूज करो, इफ प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू डेल्टा वी, तो उसकी de Broglie वेवलेंथ क्या हो जाएगी? सर आपने पोटेंशियल तो उतना ही लिया है, हाँ पोटेंशियल तो मैंने उतना ही लिया डेल्टा वी। अब मैंने क्या किया, H की वैल्यू उतनी रहेगी, नीचे प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में कितना कम होता है? सर प्रोटॉन का मास, अच्छा चलो पहले ड्यूट्रॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन बाद में लेते हैं, ड्यूट्रॉन ले लेते हैं। तो ड्यूट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में कितना कम होता है? आधा, क्योंकि ड्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो
तो मास क्या हो गया सर? आधा। मास आधा मतलब यहां पे m अल्फा बाई 2 लिख लोगे। हाँ सर, आधा मास होता है ड्यूट्रॉन का। अच्छा चार्ज, सर चार्ज भी आधा, तो यहां पे चार्ज भी आधा। तो बस ये फॉर्मूला देख कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m क्यू डेल्टा वी में अगर मैं मास को आधा करूं और चार्ज को आधा करूं तो 1/2 1/2 1/4 आएगा। 1/4 रूट से बाहर जाएगा तो 1/2, 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो जस्ट डबल के बाद ये सब अल्फा का बच गया। हाँ, तो जस्ट डबल ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है तुम्हारा ड्यूट्रॉन का वेवलेंथ। अब तुमको अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करो, तुम क्या करो, ड्यूट्रॉन का लिखो। तो ड्यूट्रॉन का होगा h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन। मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है अल्फा का आधा और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन होता है चार्ज ऑफ अल्फा का आधा इंटू डेल्टा वी। अब 1/2 1/2 1/4 रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा सर? h डिवाइडेड बाई 1/2 रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा वी। अब बताओ ये क्या है? h मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, ये अल्फा की चार्ज ही तो है, 2e अल्फा की चार्ज होती है इंटू डेल्टा वी। ये तुम्हारे किसका वेवलेंथ बन गया सर? अल्फा का डिब्रोगली वेवलेंथ। और 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू डिब्रोगली वेवलेंथ अल्फा है। अब समझ में आया? अब अल्फा का डिब्रोगली वेवलेंथ ये अगर रख दोगे तो इसका जस्ट डबल 0.202 एंगस्ट्रम डिवाइडेड रूट वी, रूट डेल्टा वी। तो अब मजा आया कि नहीं? अब इसी में अगर मैं तुमसे पूछूं 15 नंबर, इफ प्रोटॉन इज एसिलेटेड, प्रोटॉन इज एसिलेटेड मैं अगर करूं थ्रू डेल्टा वी, तो डिब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा प्रोटॉन का मास 1/4 टाइम और चार्ज प्रोटॉन का अल्फा का आधा होता है। चलो अब कई बच्चे यहां पे ऐसे आएंगे जो इनको यही नहीं समझ में आ रहा प्रोटॉन होता है। तो PRO प्रोटॉन होता है, PROTON प्रोटॉन। एक प्रोटॉन होता है जिसमें इसकी चार्ज होती है प्लस ही मास होता है। न्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसमें चार्ज प्लस ही होगी लेकिन मास डबल होगा। और अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो ये होगा 2e चार्ज एंड 4m मास। अब तुम देखो ड्यूट्रॉन के कंपेयर में चार्ज डबल मास डबल, लेकिन प्रोटॉन के कंपेयर में चार्ज डबल हुआ लेकिन मास 4 गुना हो गया। तो अगर मास 4 गुना कम हुआ है प्रोटॉन का मास 4 गुना कम हुआ है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो 8 का फैक्टर आएगा मतलब 2√2। तो इसी को 2√2 से मल्टीप्लाई करो, 2√2 प्रोटॉन का अल्फा। अब 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 0.1 को 2√2 से 286, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा, बटा रूट ऑफ डेल्टा वी एंगस्ट्रम भी आ जाएगा। और पक्का ही आ जाएगा, बिल्कुल 200% ही आ जाएगा। तो बताओ ये पूरे डिब्रोगली वेवलेंथ पे आपको मजा आया कि नहीं? देख रहा हूं मैंने कितने डिटेल में तुमको डिब्रोगली वेवलेंथ कराया, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना बता दो, इतने डिटेल में डिब्रोगली वेवलेंथ कभी पढ़ी थी तो बता। 3 केस, 1 2 3, तीनों फॉर्मूला कभी कभी यूज हो सकता है। 4 केस, 5 केस समझो, छठा केस समझो, 7वां केस समझो, 8वां केस समझो, 9वां केस समझो, 10वां केस समझो, 11 12 13 14 15। अभी सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, 16वां केस देखो। 16वां केस अभी तुमको बताता हूं, 16वां केस बताता हूं, ये देख 16वां केस देखो, 16वां केस देखो, ये 16 केस देखो। कोई मान लो एक पार्टिकल है, इफ m mass breaks into m mass at rest, if m mass at rest पे, at rest breaks into 2:3 part, breaks into two part of mass, breaks into 2 part of mass 2:3, then find the ratio of de Broglie wavelength, then find their ratio of de Broglie wavelength, de Broglie wavelength। मजेदार है, मजेदार। de Broglie wavelength का इसका रेशियो बताओ। अब सुनना ध्यान से, मान ले कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी? 0। इसका de Broglie wavelength क्या होगा सर? h/0, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, अब मान लो अचानक से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ये दो हिस्से में टूटा, m1 और m2। ये गया मान लो v2 स्पीड से, तो ये v1 स्पीड से पीछे जाएगा। क्या इनकी स्पीड बराबर होगी? नहीं सर, मास का रेशियो अलग अलग है तो स्पीड भी अलग अलग होगा। क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? हाँ। तो आप क्या लिखते हो? सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम बराबर सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। हाँ सर, ये लिखते हैं। इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या है? 0, तो इसका मोमेंटम मान लो है p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर बराबर 0 होगा। हाँ, अब p2 को इधर ले जाओगे तो p1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ p2 वेक्टर, मतलब उनका इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाएगा क्योंकि दो ही पार्टिकल टूटा है। सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम अगर 0 थी
तो फाइनली दो हिस्से में टूटने के बाद ये अगर भागेगा तो जितना मोमेंटम ये आगे लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये पीछे लेके आएगा, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट रहा। अच्छा, तो सर अगर मैं पहले की डिब्रोगली वेवलेंथ लिखूं दूसरे की, तो पहले की डिब्रोगली वेवलेंथ होगी h बटा p1 और दूसरे की होगी h बटा p2। और यहां पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डिब्रोगली वेवलेंथ स्केलर है, वेवलेंथ है। अगर लिखोगे तो h बाई p1 से h बाई p1 कट के 1:1 आएगा। सर मजा आ गया मास्टर। यस, उद्देश्य यही था कि आपको यहाँ पे पूरा एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिले। इसलिए तो बहुत अच्छा समझ में आया। यस, अभी और देखिए, अभी और देखिए, ये देखिए 17 नंबर देखिए। देयर इज इन number of de Broglie wave, m number of de Broglie wave form in nth orbit of हाइड्रोजन एटम। जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर में वेव बना के चलता है, तभी तो साई फाई गामा कुछ वेव फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव भी बना के चलता है, वेव फॉर्म के टर्म्स में चलता है। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था। ये कंसेप्ट याद रखिए, ये de Broglie ने दिया था कि मान लो तुम nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो, तो nth ऑर्बिट में वो n नंबर ऑफ वेव बना रहा है। जैसे मान लो कि थर्ड ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट थर्ड है, n की वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 वेव बनेंगे, 3 सिमेट्रिक वेव बनेंगे ऐसे। एक ये वेव बना, खराब वेव बना, मैं अच्छा बनाता हूं, सॉरी, ऐसा वेव बनेगा, एक वेव बना, दो वेव बना, ये 3 स्टेशनरी वेव फॉर्म कंप्लीट ऐसे बना के घूमते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बताओ 3 वेव बना कि नहीं बना? देखो ये पूरा वेव यहां बना, पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं उतने उसमें वेव बनते हैं। और जेई 2025 में ये सवाल पूछा था, जनरली लोग इसको नहीं कराते हैं, मैं ईमानदारी से आपको ये बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में वेव बना है। तो सेकंड ऑर्बिट होता तो 2 वेव बनता, थर्ड ऑर्बिट होता तो 3 वेव बनता, फोर्थ ऑर्बिट होता तो 4 नंबर ऑफ पल्स बनते हैं, 4 नंबर ऑफ क्या बनेंगे, वेव बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 नंबर ऑफ वेव बनेंगे। अब मान लो ये सवाल मैं तुमसे पूछूं, ये सवाल मैं तुमसे पूछूं, इफ de Broglie wavelength in nth orbit of wave is lambda, then find radius of that orbit। इसको अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। इफ de Broglie wavelength in nth orbit is lambda, nth ऑर्बिट में de Broglie wavelength lambda है, then find radius of that orbit। ऑर्बिट का रेडियस बताओ। सबसे पहले देखो कि मान लो कि इसका रेडियस है मान लो r, तो इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई अगर रेडियस r है तो। हाँ, अब इसका वेवलेंथ कितना दिया है? लेमडा दिया है। और इसमें कितने वेव बनेंगे? एक n वेव बनेंगे। nth ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे? nth ऑर्बिट मतलब n वेव। एक वेव की वेवलेंथ कितनी होती है सर? लेमडा होती है। तो 2 वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? सॉरी, एक वेव की वेवलेंथ यहां से यहां तक तो लेमडा डिफाइन किया। ऐसा अगर मैं दूसरा पल्स बनाऊं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर? 2 लेमडा। तीसरा बनाऊं तो 3 लेमडा। वैसे कितने वेव बनेगी? n। तो ये सर्कमफ्रेंस की लेंथ n लेमडा के बराबर होगी। हाँ, रख तो n लेमडा। तो रेडियस बराबर आ गया n लेमडा बटा 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ले लाला, मान ले कि एक तुमने वेव फॉर्म बनाया तो इसी के वेवलेंथ कहते हैं। हाँ, 2 बनाया तो सर 2 लेमडा, 3 बनाया तो 3 लेमडा, 4 बनाया तो 4 लेमडा, ऐसे ऐसे अगर n बने तो n लेमडा। दूसरी बात, ये n लेमडा कहां बन रहा है सर? सर्कमफ्रेंस पे तो बन रहा है। अच्छा हाँ, अगर n वेव है, क्यों n वेव है? क्योंकि nth ऑर्बिट है। तो टोटल वेव कितने बनेंगे? n बनेंगे। तो उसकी टोटल सर्कमफ्रेंस की लेंथ n लेमडा, और सर्कमफ्रेंस की लेंथ अगर रेडियस r है तो 2 पाई r होगी। बताओ सर, ये तो बात बहुत अच्छा समझ में आया सर जी। तो 17 नंबर, ये तुमको 18 नंबर कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से। हाँ सर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 19 नंबर, 19 नंबर। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। गैसियस मॉलिक्यूल बता दिया, टी टेम्परेचर बता दिया, nth ऑर्बिट बता दिया। हाँ बता। अब देखो रेशियो ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और नीट 2026 में भी इसके आने के चांसेस है। रेशियो ऑफ de Broglie wavelength, de Broglie wavelength of proton to wavelength of photon having same energy, सेम एनर्जी के लिए दोनों के de Broglie wavelength का हमें रेशियो बताना है। तो चलो
तो सबसे पहले जब आप प्रोटॉन की बात करोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैटर वेव का इक्वेशन यूज करोगे, होगा h बटा p, p को लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसने बोला कि दोनों की एनर्जी सेम है, फोटोन हैविंग सेम एनर्जी, तो फोटोन और प्रोटॉन की एनर्जी सेम है। तो सबसे पहले हमने प्रोटॉन के लिए लिख लिया और प्रोटॉन के लिए लिख लिया। अब जब मैं यहां पे फोटोन के लिए लिखूंगा तो फोटोन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू मैं h बाई पी यूज करूंगा, और हम जानते हैं P बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो E बराबर पी सी, तो P बराबर E बाई सी, E आएगा तुम्हारा डी ब्रॉगली किसका, प्रोटॉन का। तो हमें प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बटा प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। तो प्रोटॉन कितनी है, h बटा √2me मल्टीप्लाई फोटोन का क्या है, देखो ये फोटोन है, फोटोन क्या क्या है सर, hc बाई ई, ऊपर चला जाएगा, h से h तुम्हारा कट रहा है, हाँ सर ठीक है, यहां पे है e, यहां पे है e, और नीचे क्या है तुम्हारा c बाहर है इंटू √2m इंटू ई। अब एक बात बताओ, ये सिंपल ही है, नीचे रूट ई है, तो रूट ई से ई काटो तो ऊपर रूट ई आ जाएगा, तो रूट अंडर ऊपर ई, पहले से यहाँ पे 2m है इंटू 1/c, ये आ गया। और वैसे भी तुम यहाँ पे एनर्जी, मास और सी का डायमेंशन रख के देखो, ये डायमेंशन लेस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए डायमेंशन लेस, क्योंकि यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस आना चाहिए। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। हाँ सर, अब मान लो एक शानदार चीज, स्लाइड नंबर 25 पे एकदम शानदार चीज। सर क्या, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर तुमको बनाने बोलूं तो कैसा बनेगा, तो अगर वेवलेंथ और स्पीड का पूछे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, 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 रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। सर क्या कर रहे हो, ये मैंने ग्राफ बनाया और क्या किया। सर ग्राफ बनाया तो कम से कम देख सुन के तो बताओ। नहीं सुनूंगा, तुमको मैंने 20 केस कराए हैं और सब केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया है। फॉर्मूला देख ले, लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम बी, वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेमडा इज इक्वल टू h बटा √2m के काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेमडा इज इक्वल टू गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर के साथ √T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ पोटेंशियल। बता क्या बात कर रहे हो, यस एकदम सही बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे के जो सवाल है ये तुम्हारे होमवर्क है, इसको कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे जेई मेन के पीवाईक्यू लगभग मैंने इसमें डाले, ठीक है। थैंक यू सो मच, थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं 15 मिनट और बढ़ा दूं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मजा आया है कि नहीं, ग्राफ में कितना मजा आया देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।